नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपकी कमाई की, आपके खर्च की, आपकी निवेश की और आपके आर्थिक सपनों की। आज बेहद खास शो लेकर आएंगे जहां आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और निवेश को लेकर तमाम गुर भी आपको सिखाए जाएंगे। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार की गिरावट में निवेशकों को क्यों नहीं रोकना चाहिए एसआईपी? गिरावट में एसआईपी जारी रखने के क्या है फायदे? इसका गणित आपको समझाएंगे शो में आज। म्यूचुअल फंड के निवेश में बदलाव की क्या हो रणनीति? मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में लगाएं पैसा? कहां से निकालें और कहां करें नया निवेश? पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से आज। और आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवालों को भी शो में शामिल करेंगे। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को। 9619873567 हमारा नंबर है जहां पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। फंड्स के नाम डालिएगा, कितना आपने एसआईपी का अमाउंट रखा हुआ है, कब तक निवेश करना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं या अपने लोन रीपेमेंट को लेकर आपको कोई सवाल हमसे पूछने हैं। इस शो में फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से कराई जाती है। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। चलिए तो आज के शो की शुरुआत करते हैं जहां पर हम निवेश का एक मुद्दा उठाते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ जुड़ गई हैं। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और श्वेता, आपसे हम सवाल लें क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही यही है कि आपको एसआईपी क्यों बंद नहीं करनी चाहिए। उससे पहले जो आज एम्फी के आंकड़े आए हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम वो आपके स्क्रीन पे दिखाएंगे क्योंकि उससे पता चलता है कि एसआईपी का जो हमारा निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, जो छोटी छोटी राशि का निवेश कर रहा है बाजार में, उसने बाजार के इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कितना रेजिलियंस दिखाया है, कितनी हिम्मत दिखाई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी में जब हमने 26,000 करोड़ के नीचे एसआईपी का आंकड़ा जाता हुआ देखा है तो मार्च आते आते और इतने उतार चढ़ाव, इतनी अनिश्चितता के बीच हो सकता है ये आंकड़ा 25,000 करोड़ के आसपास आए, लेकिन ये आंकड़ा 25,900 को अभी भी होल्ड किए हुए है। जनवरी में 26,400 करोड़ का हमने आंकड़ा देखा और उसके बाद पहली बार हमने देखा इतने अंतराल के बाद 26,000 करोड़ के नीचे आंकड़ा गया। 25,999 की फिगर हमने देखी और अब 25,926 के आसपास हम एसआईपी का आंकड़ा आता हुआ देख रहे हैं, जो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि जो छोटा छोटा निवेश कर रहे हैं बाजार में वो कहीं ना कहीं ये बात को समझ रहे हैं कि इसी उतार चढ़ाव का फायदा हमें उठाना है। वरना अगर हम ओवरऑल देखें तो एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन या एसआईपी बंद होने के भी आंकड़े आए हैं। लगभग 51 लाख खाते ऐसे हैं जो रोके गए हैं। फ्लेक्सी कैप्स में निवेश बढ़ता हुआ देखा है हमने पूरे मार्च के महीने की अगर हम बात करें। और इतना ही नहीं, हमने एनएफओ जो कि बहुत कम भी लॉन्च हुए हैं लेकिन जो भी हुए हैं उनमें रिस्पॉन्स सुस्त आता हुआ देखा है। स्मॉल कैप फंड्स में जो है फरवरी के मुकाबले हम देख रहे हैं कि 10% तक का एक इजाफा आया है। तो कहीं ना कहीं श्वेता, जो बातें हम अपने शो में बताते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि अपनी एसआईपी मत रोकिए। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में मैं तो लगातार हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अगर आपने पिछले 2-3 सालों में एसआईपी की शुरुआत की है, अब अगर रोकेंगे तो आपको घाटा होना निश्चित है। लिहाजा रोकिए मत, इस मौके को फायदे में तब्दील कीजिए, मुनाफे में तब्दील कीजिए। एसआईपी हो सके तो यकीनन बढ़ाइए। श्वेता। जी बिल्कुल कविता जी, आप जो इतने समय से लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका मैं कहूंगी कि एक इंस्टेंस हम देख रहे हैं कि इस मार्केट में भी एक जो आपका निवेशक है थोड़ा समझदार हो गया है। वो समझ रहा है कि ये मार्केट नहीं है जहां हमें एसआईपी रोकनी चाहिए। इनफैक्ट ये ऐसा मार्केट है कि हमें एसआईपी हमारी स्टेप अप करनी चाहिए। तो वो जरूर दिख रहा है आंकड़ों में। दूसरी एक चीज जो एक निवेशक का कॉन्फिडेंस बता रहा है, देखिए जब भी हम देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जो हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, तब जो सबसे पहले कैटेगरी होती है जहां से हम आउटफ्लो देखेंगे वो होती है स्मॉल कैप की और आपकी मिड कैप की। लेकिन ये जो दोनों ही कैटेगरीज है, मैं कहूंगी, और खास कर स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है बहुत स्ट्रांग चल रही है। निवेशक आज भी इसमें निवेश कर रहे हैं। करीबन 4,000 करोड़ का नेट फ्लो आया है मार्च में, जो एक दिखा रहा है कि डोमेस्टिक सेंटिमेंट आपके स्ट्रांग है, निवेशक समझ रहे हैं।
एसआईपी भी 25,000 के ऊपर का नंबर आना, मतलब ये एक निवेशक समझ गया है कि ऐसे ही समय में आपकी एसआईपी आपको बेनिफिट देती है। जो हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा कहते हैं एसआईपी में आता है, वो इन्हीं समय में आता है। सिंपल तरीके से बताती हूँ, अगर कोई 1,000 रुपए हर महीने कर रहा था एसआईपी, एक 20 रुपए की एनएवी हम पकड़ लें तो उसे 50 यूनिट मिलते, लेकिन क्योंकि मार्केट करीबन समझ लीजिए लार्ज कैप्स आपके 10% से गिर गए हैं, तो वही आपको आज 50 नहीं 55 यूनिट दे रहा है। तो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका फायदा हमें उठाना है। वो आंकड़ों में सही सही दिख के आ रहा है। और मैं कहूंगी कि हर किसी को ये जारी रखना चाहिए। अब अप्रैल में हमने ज्यादा ही थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन इस समय में भी जहां जहां हो सके निवेशक को अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी चाहिए, ना कि एसआईपी रोकना चाहिए। दूसरी बात कविता जी, जो आप कह रहे थे कि एसआईपी क्लोजर भी हमने देखा है, वो जरूरी नहीं कि मार्केट की सिचुएशन को देख के किसी ने एसआईपी रोकी हो। आमतौर पर ये होता है कि हम बूंद बूंद करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं एसआईपी के थ्रू, लेकिन अगर हमारे लक्ष्य अचीव हो चुके हैं तो हम उसमें से निकल जाएंगे। हो सकता है लोगों के लक्ष्य पूरे हुए, इसीलिए एसआईपी का एक हम जो अमाउंट देख रहे हैं कि क्लोजर हुआ, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने एक स्कीम में एसआईपी जारी रखी थी, अब आप एक रीबैलेंस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो एक स्कीम से निकल के दूसरे स्कीम में निवेश कर रहे हैं, वो आपकी लमसम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने निकाला लमसम में और दूसरे स्कीम में आपने लमसम ऐड कर दी। तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं कि वो जो एसआईपी क्लोजर के नंबर आ रहे हैं, एक दो कारण उसके ये हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। एसआईपी आज भी जो फोलियो हम देखें तो करीबन 40 लाख के ऊपर हर महीने एक नई एसआईपी क्रिएट हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं मैं कहूंगी, और एक बहुत एनकरेजिंग है कि आपका इन्वेस्टर बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। बिल्कुल। एक मैं चाहती हूँ कि हम बात करें जो एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन है या जो एसआईपियाँ बंद हो रही हैं। आप कह रही हैं कि हो सकता है लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रीशफलिंग की है, कुछ ने अपना मुनाफा बांध लिया हो, या कुछ ने जो है इतना गोल बेस्ड अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसको लेके रोक लगा दी है। लेकिन श्वेता, ये आंकड़ा भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हर महीना बढ़ ही रहा है, इस आंकड़े में भी कमी नहीं आई है। तो हम किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं? एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन को लेकर, खातों को बंद करने को लेकर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एसआईपी अभी भी कर रहे हैं, होल्ड किए हुए, नया पैसा आ रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन, मैं कहूंगी कि एक सच्ची तरह से एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन हो रही है कि निवेशक घबरा रहा है मार्केट से, वो आमतौर पर ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या डीआईवाई इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत यहाँ वहां से सुन के निवेश कर लेते हैं। पिछले 1-2 साल में आए होंगे मार्केट में, और पिछला अगर हम कहें 2 साल तो मार्केट बहुत अच्छा ही रिटर्न दे रहा था, तो वो इस समय में अपनी एसआईपी पॉज कर रहे हैं। एक तीसरा कारण वो हो सकता है आपका कि उन्हें कोई एडवाइजर नहीं है जो उन्हें समझा रहा है, जो उनका हाथ पकड़ के उनको कह रहा है कि अभी आपने नहीं निकालना। तो एक थर्ड कैटेगरी आपकी वो हो सकती है। लेकिन कई जगह पे, और आप भी मैं देखती हूँ काफी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो एक कम होता दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप उन नंबर्स को ब्रेक डाउन करें ना फर्दर, जो एम्फी की एक रिपोर्ट आती है टू एएमसी, जहां हम देखें कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर कितनी एसआईपी स्टॉप हुई है, वहां आपको दिखेगा कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टर का आंकड़ा है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पर एजुकेशन के साथ एक एडवाइजर के हैंड होल्डिंग के साथ वो आंकड़े जरूर कम हो सकते हैं। और बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आप भी हमारे साथ हैं और हमेशा आप कोई ना कोई आंकड़ा पेश करती हैं, एसआईपी नहीं रोकने को लेकर कुछ आंकड़ा मेरे ख्याल से आपने पेश किया है। देखिए, पिछले 6 महीने में अगर हम निफ्टी के लिहाज से देखें तो लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स, अगर मिड कैप 250 अगर हम देखें तो यहाँ भी कुछ 16% के आसपास तक का इंडेक्स टूटा है। स्मॉल कैप भी हम देख रहे हैं लगभग 20% के आसपास टूटा है। अब इसके बावजूद भी कोई अपनी एसआईपी नहीं रोक कर बढ़ाए तो कितना फायदेमंद हो सकता है? ये हमने एक स्टडी करी थी 2001 से, हमने देखा अगर कोई एसआईपी करता है
और समझ लीजिए एसआईपी चालू करते 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 1 साल की आपकी एसआईपी में आपने नेगेटिव रिटर्न बनाए हैं। तो समझ लीजिए आपने 12 इंस्टॉलमेंट करी, एसआईपी में निवेश कर लिया, लेकिन मार्केट आपको दिखा रहा है नेगेटिव रिटर्न आपकी एसआईपी में। हो सकता है ये देख के आप घबरा जाएँ और एसआईपी को रोक लें। तो अगर आप वो नहीं करते और समझ लीजिए अगले 4 साल तक आपने एसआईपी कंटिन्यू की, तो एवरेज मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, 20% ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं कि आपने 1 साल में, पहले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न देखी। एवरेज कितनी आपकी नेगेटिव रिटर्न बनी होगी? -20% के आसपास की आपकी नेगेटिव रिटर्न बनी हो सकती है लार्ज कैप की कैटेगरी में। लेकिन अगर 4 साल तक आप और कंटिन्यू कर जाते तो पूरे 5 साल का आपका जो पर एनम रिटर्न बनता वो करीबन 12% पर एनम का बनता। तो जितना 1 साल में आपने नुकसान किया होगा, उससे कई ज़्यादा मुनाफ़ा अगले 4 साल में हो जाता है और आपको हर इंस्टेंस में एक 12 से 13% की रिटर्न बन सकती है। ये तो मैंने आपको लार्ज कैप के आंकड़े बताए, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखें, तो हमने यही ट्रेंड नोटिस किया है कि अगर पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न भी आ गए एंड एज़ हाई एज़ अगर -20 -30% के भी नेगेटिव रिटर्न आते हैं, आप एसआईपी जारी रखें। अब 4-5 साल में वो रिबाउंड आ जाता है मार्केट में और आप मिड स्मॉल कैप में होते तो यही आंकड़े आपके 5 साल के करीबन 17 से 18% पर एनम की आपको रिटर्न दिखाता है। तो ये बता रहा है कि हिस्ट्री में भी जो मार्केट का बिहेवियर रहा है, 1 साल में अगर करेक्शन आती है तो अगले 1 साल में वो ज़्यादा करके रिबाउंड हो जाता है। और इक्विटी तो हम कहते ही इसके लिए है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहें तो आपको एसआईपी करके फ़ायदा ही हो सकता है। अब थोड़ा-सा मुझे ये जानना है क्योंकि जो एमफी का डेटा दिखा रहा है एक सवाल मैं लूँगी श्वेता, बाद में ब्रेक लेंगे और दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। सवाल आपसे ये है, मुझे ट्रेंड समझना है क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप में हमने देखा था कि परेशानी आ रही थी, वैल्यूएशंस के लिहाज से एक्सपर्ट सवाल कर रहे थे। निवेशकों में भी थोड़ा-सा रुझान इनफ्लो के लिहाज से कम होता हुआ हमने देखा है। लेकिन अब जो 10% का इज़ाफ़ा फरवरी के मुकाबले स्मॉल कैप फंड में आता हुआ देखा है हमने, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? क्या उनको लग रहा है, क्या वो ये बात जानते ही नहीं है कि उतार-चढ़ाव यहाँ पर अभी थमेगा नहीं या रिस्की हो सकता है इस वक़्त नया पैसा डालना स्मॉल कैप में? क्या एक रीज़न आप देख रही हैं? देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही हम कहें कि कंसर्न आ रहे थे और बीच में 1-2 महीना जहाँ मैं कहूँगी फ्लो की परसेंटेज कम हो गई थी। हालाँकि हमने आउटफ्लो नहीं देखा था। ये जो नेट इनफ्लो थी उसकी एलोकेशन कम हुई थी, वो एक वैल्यूएशन का कंसर्न कहीं न कहीं था कि क्या प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उतनी अंडरलाइंग अर्निंग्स शायद नहीं आई है उस कारण से। लेकिन अभी अगर हम देखें पीक से लेके अब तक यहाँ इंडाइसेस में 19-20% की करेक्शन आ चुकी है। तो करेक्शन आने के बाद आपकी वैल्यूएशन मैं कहूँगी काफ़ी हद तक बहुत एक फेयर वैल्यू ज़ोन में आ गई है। और प्लस मिड कैप में अगर हम देखें पिछले 9 महीनों की जो रिजल्ट्स आई वहाँ पे मिड कैप 150 यूनिवर्स में 15-16% की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। मिड कैप में हाँ, सिंगल डिजिट आई है, लेकिन ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ आपको डबल डिजिट ग्रोथ भी दिखाई दी है प्रॉफिट्स में। इसीलिए कहीं न कहीं ये निवेशक देख रहे हैं कि आज प्राइस पॉइंट से एक फेयर वैल्यू आ गया है, इतनी गिरावट आ गई है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी अगले 1 डेढ़ साल में बढ़ गई है। तो इस कारण को मैं कहूँगी एक एट्रिब्यूट करूँगी कि आपने जो फ्लोज़ देखे हैं थोड़े स्ट्रेंथन होते दिख रहे हैं ये कैटेगरीज़ में। चाहे मिड हो, स्मॉल हो 2 आपकी मेन कैटेगरीज़। ऑलराइट, चलिए श्वेता, एक काम करते हैं, समय थोड़ा-सा कम है क्योंकि एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस बाद दर्शकों से बात करते हैं और एसआईपी और निवेश को लेकर ये जो चर्चा है हमारी वो आगे भी जारी रहेगी। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। अब बारी है दर्शकों से बातचीत करने की। श्वेता रजानी मेरी आज की मेहमान है जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। बहुत समय नहीं बिताते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो लाल मित्रा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। कैलकाटा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा सर। लार्जर मिड कैप लिया है मिरर एसेट का और स्विच करना चाहते हैं और कोई बेहतर फंड आपको चाहिए इसकी जगह पे, इज दैट राइट? सेम कैटेगरी फंड चाहिए सर? यस मैडम, यस। सेम कैटेगरी? ओके। सेम कैटेगरी, एनी अदर बेटर कैटेगरी? सर उसके लिए तो मुझे आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स चाहिए होगी बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा No, actually I want to shift any other category. My preferred peak is ICICI Indian Opportunity
and HDFC focused. चलिए, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है आपको बता देते हैं। हाँ, श्वेता, ओके, क्या ओके। राय होगी? जी सर, आपका ये डिसीजन मेरे लार्ज एंड मिड कैप से निकलने का मैं कहूंगी एक तरह से सही है। आप आईसीआईसीआई फोकस इक्विटी फंड में जरूर निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो क्वालिटी, अगर हम सही सारे ही पैरामीटर्स देखें, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, तो अच्छा फंड है। तो आप चाहें तो आईब्रू फोकस इक्विटी में मूव कर जाएं। दुलाल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। आप का सुझाव। थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। शिवम का सवाल हम लेंगे यूट्यूब के ज़रिए। शिवम के फंड्स 5 हैं, आपके पास डिटेल्स होंगी श्वेता। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप कोटक का, मिड कैप अपॉर्चुनिटी HDFC, निपॉन का स्मॉल कैप, ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 है इनके पास। 20 साल तक रहना है, 10% SIP को स्टेप अप भी करेंगे। फंड्स का चुनाव बता दीजिएगा कैसा है। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है इनका, क्या कहेंगे आप? अच्छे खासा डाइवर्सिफाइड है। मैं इनके पोर्टफोलियो देख रही हूँ, काफी अच्छे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो के लिए। तो बट एक तो अगर मुझे सुझाव इन्हें देने हैं, जैसे निफ्टी का ये जो इंडेक्स फंड है इनके पास, ये पोर्टफोलियो मैं कहूंगी आपने खुद ने देखा होगा, अगर आप एक्टिव फंड में रहते तो आपको एक 3-4% से ज्यादा रिटर्न बनी होती। तो आईसीआईसीआई का जो निफ्टी फंड है इंडेक्स का, उसमें से निकलकर आप एक एक्टिव फंड में चले जाएं। आप चाहें तो आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड ऐड कर सकते हैं, चाहे तो एक डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, इनके पास जो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, उसकी एलोकेशन पूरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है, करीबन 40% में देख रही थी एक ही एसआईपी में हो रहा है। तो वहां एलोकेशन थोड़ी आप रिड्यूस कर दें, आपकी जो स्कीम कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो 2 फंड मैंने कहे उनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश फोन लाइन पर है क्या मेरे साथ? चलिए, ये भी यूट्यूब का ही सवाल है इनका। श्वेता, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मल्टी एसेट आईसीआईसीआई का, स्मॉल कैप है एसबीआई का कॉन्ट्रा है, मिड कैप HDFC, बैलेंस एडवांटेज भी है HDFC का। फंड्स तो इन्होंने सारे बहुत अच्छे ले रखे हैं। 2.5 करोड़ जुटाना चाहते हैं 10 साल में, और 12 लाख का निवेश फ़िलहाल इनका हो चुका है। बताइएगा, कुल निवेश की राशि भी इनकी काफ़ी अच्छी है। क्या चेंज की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है काफ़ी, नहीं? जी, वैसे तो इनका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है गणेश। अगर आप एक 5% की स्टेप अप कर पाए एसआईपी पे, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। दूसरा जो आपने मुझे एक पोर्टफोलियो शेयर किया था, उसमें आपने डायरेक्ट स्टॉक का भी एक्सपोजर कहा है। वो मैं कहूंगी 5% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, क्योंकि अगर आप रोज उसे ट्रैक नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा एक डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो से। फंड्स भी आपके काफी हद तक अच्छे हैं, बस एक दो फंड जो मैं कहूंगी आप चेंज करें। आपके पास एक बैलेंस एलोकेशन या मल्टी कैप कैटेगरी के 2 फंड है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, और कहीं ना कहीं आपके पास डेट भी है अलग से, आप जो मैनेज कर रहे हैं। तो अगर प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो रखना है, और तो बैलेंस ऑफ मल्टी एसेट 2 फंड को निकाल के उसके जगह पर आप एक कैनरा रुपैको का मल्टी कैप फंड और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। अच्छा खासा एक लार्ज मिड स्मॉल का बैलेंस आपको मिल जाएगा थोड़ा मल्टी कैप ऐड करने से पोर्टफोलियो में। चलिए, बैलेंस देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को, और यही सलाह मेरे ख्याल से जो हमारे अगले दर्शक हैं शैलेंद्र सिंह साहब, उनको भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास 10 फंड्स हैं जिसकी डिटेल्स इन्होंने हमें दी है। कुछ एकमुश्त है मेरे ख्याल से, कुछ में इनकी SIP चल रही है, लेकिन कुल मिला के जो इक्विटी में इनका निवेश है वो काफ़ी रेपिटेटिव भी हो रहा है, क्योंकि ये ओवर डाइवर्सिफाइड हैं। अब जैसे कि SBI कॉन्ट्रा में एकमुश्त भी है इनका निवेश, और SIP भी कर रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इनकी SIP है, फ्लेक्सी कैप है इनके पास JM का, उसमें इनकी SIP भी चल रही है, और साथ ही एकमुश्त निवेश भी है। HDFC बैफ है, मोतीलाल का मिड एंड लार्ज कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, क्वांट का और HDFC का भी स्मॉल कैप है। इस तरह की रणनीति में तुरंत प्रभाव से बदलाव की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए भी क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रिस्की भी हो रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स भले ही आपने डाल दिए हों अपने पोर्टफोलियो में, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओवरऑल मुनाफा बढ़ेगा। श्वेता, कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शैलेंद्र जैसे जितने दर्शक हैं वो ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली नेट घाटे में ही तब्दील हो रहा है?
जी कविता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पे इनका ओवरलैप बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूंगी कहीं ना कहीं स्कीम कॉन्सेंट्रेशंस भी बहुत ज्यादा है। शैलेंद्र जी, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कहीं भी किसी भी स्कीम में आप एक्सपोजर, मैं कहूंगी हो सके तो 10% से ज्यादा ना बढ़ाएं। किसी भी एएमसी का 20% से ज्यादा एक्सपोजर ना बढ़ाएं। हालांकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, तो 10 से 15% की मैं आपसे रेंज कह रही हूँ स्कीम लेवल पे, फंड लेवल पे आप मेंटेन करें। और कुछ आपके जो फंड्स हैं आपने लमसम के थ्रू निवेश किए हुए हैं ऑलरेडी, एसआईपी के लिए आप अलग से एक 4-5 स्कीम चाहे तो जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो पे। कुछ स्कीम्स जहां से मैं आपको कहूंगी कि आप एसआईपी रोक सकते हैं अपनी, जैसे कि मैं कह रही थी बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पास है पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास अलग से डेट है तो आपका पोर्टफोलियो का एक एसेट एलोकेशन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आप 100% इक्विटी नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पास अलग से डेट है और ये एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है, तो इसमें आप बैलेंस एडवांटेज ना लेके प्योर इक्विटी फंड लें। अलग अलग कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, कहीं भी एक ओवरवेट कैटेगरी पे ना हो, क्योंकि अलग स्टाइल से आपका जो पोर्टफोलियो की जोखिम है वो जरूर कम हो सकती है। एएमसी कंसंट्रेशन को हटाकर आप जोखिम कम हो सकता है और रिटर्न पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कुछ कैटेगरीज जहां आप स्कीम बदल सकते हैं। मोतीलाल मिड कैप की जगह आप कोटक इमर्जिंग ले लें पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने कहा बैलेंस एडवांटेज हटा दें। स्मॉल कैप आपके पास दो हैं, बंधन और पॉन्ड। इसके जगह आप एक कैनरा रुबेको का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप आपके पास पराग पारेख और जेएम है, उसके जगह पे आप चाहें तो एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। बड़ी स्कीम से बहुत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा आपको इस तरह से। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवरलैप का आपको ध्यान देना होगा, और ये बात मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी ही नहीं, हर तरह के निवेशक के लिए को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, क्योंकि हम फंड सिलेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं, श्वेता, यही वो मौका है जब आप फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजीज़ को भी समझ सकते हैं। यही वो मौका है जब आप उनकी स्ट्रैटेजी समझकर ये देख सकते हैं कि ये बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अपने पीयर्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक हद तक श्वेता जो है बाजार का इम्पैक्ट या बाजार की चाल का इम्पैक्ट आपके फंड की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। बियॉन्ड दैट तो फंड मैनेजर की रणनीति ही है जो आपको दिखाई देगी, जिसके लिए शायद एक फीस जो फंड मैनेजर बतौर लेते भी हैं वो आप चार्ज कर रहे हैं एक्टिव फंड के जरिए। जरूर, ये बहुत सही बात कही है। और जैसे मैं आपकी ही बात को आगे लेती हूँ। अगर आपके पास दो ऐसे फंड हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी, एचडीएफसी फोकस, अलग दिख रहे होंगे लेकिन फंड मैनेजर आपका सेम है, रोशी जैन ही मैनेज कर रही है। वैल्यू ओरिएंटेशन एज अ स्ट्रैटेजी दोनों में कॉमन हो सकती है, दिख सकती है। तो ये मैं कहूंगी आपको एक ऑप्टिकल डाइवर्सिफिकेशन लग रही होगी कि नहीं मैंने तो दो फंड उठा लिए हैं, लेकिन स्टाइल फंड मैनेजर की रणनीति काफी हद तक सेम हो सकती है। तो इन दोनों में से अगर आपने एक ही फंड लिया हो तो वो ही आपके लिए काम कर जाएगा। और तो ये कुछ चीजें होती है जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। वैल्यू स्टाइल होता है, ग्रोथ स्टाइल होता है, एक स्टाइल हो जाता है आपका जिसे मैं कहूंगी ब्लेंड स्टाइल या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो आमतौर पर अगर आप किसी भी फंड को इन ब्रॉड 3 बकेट्स में भी समझ लें कि क्या रणनीति लगा रहा है वो फंड मैनेजर, आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज हो जाएगी जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। क्योंकि आपको समझेगा मेरे पास क्या वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स बहुत ज्यादा हैं या ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स बहुत ज्यादा है। और ये समझकर फिर मार्केट की एनवायरनमेंट कैसी है वो समझकर अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसमें एक जैसे मैं कहूंगी रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना ही आप रिस्क पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे नुरुल सरकार का। सवाल मैं नहीं पढ़ूंगी बिकॉज डिटेल्स आपके पास होंगी। बताइएगा क्या करना चाहिए इनको अपने पोर्टफोलियो में 5 CR 12 ईयर्स में। बिल्कुल, इनका पोर्टफोलियो में देख रही थी जो इन्होंने अपना लक्ष्य भी बनाया हुआ है और जो ये अमाउंट कर रहे हैं इन्वेस्ट आज के दिन पे, तो ये अपने लक्ष्य पर आराम से पहुंच सकते हैं वैसे। लेकिन अगर आपके पास एसआईपी को स्टेप अप करने के लिए ऑप्शन है तो आप उसे जरूर करें अपने पोर्टफोलियो में। मैं आपकी स्कीम्स पे आ जाती हूँ। आपके पास पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी कि कुछ सेक्टर फंड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है।
देखिए हर साल वही सेक्टर अच्छा करे जरूरी नहीं होता। पिछले साल अगर एक सेक्टर ने अच्छा किया है तो इस साल दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा। तो इन फंड्स में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर आपकी सोच ये है कि मैंने निवेश कर लिया है, अब मैं इसे 10 साल बाद यही देखूंगा, तो ये स्कीम्स आपके लिए नहीं है। इसीलिए इन दो स्कीम से आपने निकल जाना चाहिए और डाइवर्सिफाइड फंड्स, जहां फंड मैनेजर आपके लिए सेक्टर सिलेक्शन कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स स्मॉल कैप का एक्सपोजर, दो स्कीम्स है आपके पास, क्वांट और एसबीआई। एसबीआई में जारी रखें, एक स्कीम आप कम कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रही थी, एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसे आप रोक सकते हैं। उसके जगह पे कोटक एमर्जिंग, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और क्वांट का लार्ज कैप फंड आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये बदलाव और इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त होता है आज सवाल जवाब के इस सेशन में। श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आज हमारे साथ।